वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं हम अपनी संडे टेस्ट के एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल हमारे पास आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन कैन हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये बात गलत है, क्योंकि अगर आप वेलोसिटी देखें तो उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होता है, तो इसलिए वेलोसिटी कैन नॉट बी यूनिफॉर्म। दूसरा वाला पॉइंट ठीक है, क्योंकि अगर एक बॉडी सर्कल में घूम रही है और उसकी स्पीड हर पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं आता, इसलिए हमें डायरेक्शन की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा आ जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये बात भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है अपना, तो एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकती। और फाइनली फोर्स, तो फोर्स भी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही होती है, तो इसलिए सिर्फ एक ही चीज़ बचती है और वो है स्पीड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी हैव। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर बॉडी के पास यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि बॉडी अगर इस तरह से घूम रही है और उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इस बॉडी के पास दो वेलोसिटीज होंगी। कौन कौन सी? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। और इस बॉडी के पास सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगी, और कौन सी होगी? वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, और वो भी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम डिटेल से पढ़ें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है जैसे कि इस केस में है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर ये एक सर्कल है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड होती है टुवर्ड सेंटर। लेकिन अगर हम तीनों वेक्टर्स को देखें तो फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर ये है, थर्ड वेक्टर ये है, यानी कि सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अपने डायरेक्शन के चेंज की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वेरिएबल। ठीक है, तो अगर एक बॉडी एक सर्कल में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से चलेगी तो उसके पास कौन सी एक्सेलरेशन होगी? सेंट्रीपिटल। लेकिन सेंट्रीपिटल क्या होगी? वेरिएबल होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट कैन हैव यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये बात ठीक है, क्योंकि जब एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी तो ओमेगा जो है आपके पास वो यूनिफॉर्मली वेरिएबल होगा। ठीक है। इट कैन हैव यूनिफॉर्म टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये बात गलत है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैन नेवर बी यूनिफॉर्म। और इट कैन हैव यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन ऐसी है जो कि यूनिफॉर्म हो सकती है, और वो कौन सी है? एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास के सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट चेंज डैश ऑफ अ बॉडी। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उन तमाम चीजों को चेंज कर सकती है जिनका डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कैन ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो किन किन चीजों का डायरेक्शन चेंज हो सकता है? लीनियर वेलोसिटी का हो सकता है, लीनियर एक्सेलरेशन का हो सकता है, लीनियर मोमेंटम का हो सकता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन नॉट चेंज। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या नहीं चेंज कर सकती? ये आपके पास स्पीड नहीं चेंज कर सकती, क्योंकि स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज कर सकती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है। ये आपके पास इन दो चीज़ों को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपके पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंटम को चेंज करेगी, क्योंकि वो इनका डायरेक्शन चेंज कर देगी। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट चेंज, तो इसका आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ना होता तो स्पीड आपका करेक्ट आंसर होता।
नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल इज एक्टेड अपॉन बाय अ टॉर्क विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज चेंजेस। देखिए स्टूडेंट्स, टॉर्क जिस तरह रोटेशनल मोशन में एक्ट करती है ना, उसी तरह फोर्स हमारे पास लीनियर मोशन में एक्ट करती है। अब आप इस तरह से सोचें कि जब फोर्स लगेगी, लेट से मैं कहता हूं यूनिफॉर्म फोर्स लगेगी, तो उसके रिजल्ट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी और उसके रिजल्ट में वेरिएबल वेलोसिटी आएगी। तो यही जब यूनिफॉर्म टॉर्क लगेगी आपके पास, तो आपके पास यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी और उसके रिजल्ट में वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो जब भी टॉर्क लगेगी, एक चीज जो लाजमी चेंज होगी वो होगी क्या? एंगुलर वेलोसिटी टोटल। और डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट्स चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, कैसे? क्योंकि देखिए, अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन में घूम रही है और आप उस पर राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो वो ये आंसर आ जाएगा। और आप चाहे इस बॉडी को फास्ट करें, चाहे आप स्लो करें, चाहे आप इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में घुमाएं, इसके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर ही रहेगा इसी तरह। नेक्स्ट सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास कि व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल चेंजेस विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो चेंजेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि एक बॉडी है वो सर्कल में घूम रही है, ये 5 मीटर पर सेकंड पे हो गई, ये 10 मीटर पर सेकंड पे हो गई और ये 20 मीटर पर सेकंड पे हो गई। ठीक है, अब ये इसकी लीनियर वेलोसिटी यानी कि इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी का मतलब है स्पीड, तो स्पीड तो चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होती है v बाय आर के। और कांस्टेंट है, अगर v ज़्यादा होगा तो ओमेगा भी ज़्यादा होगा, तो यानी कि ओमेगा भी चेंज हो रहा है। तीसरी चीज़ बच जाती है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए, डायरेक्शन फाइंड करेंगे हम राइट हैंड रूल से और वो आ जाएगा अपवर्ड्स। और डायरेक्शन चाहे बॉडी स्पीड चेंज फास्ट हो रही हो, स्लो हो रही हो, कोई भी हो रही हो, तो ओमेगा का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी? तो पहली चीज़ है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और दूसरी है स्पीड ऑफ बॉडी। तो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इज नॉट चेंजिंग, दिस मीन्स दैट बॉडी इज मूविंग विद। तो स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और इसका डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस, हमेशा चेंज हो रहा होता है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब है कि स्पीड भी सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग तो इसका मतलब है बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है। और अगर स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो ऐसी बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? ज़ीरो होगी। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो यूनिफॉर्म टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। यूनिफॉर्म टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं हो सकती क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। ज़ीरो एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये वाली बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी को मैं करूं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2πf, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय f, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर मेरे पास बच जाएगा 2π। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएं तो ये है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ सर्टेन पॉइंट इज 3i + 5j। अच्छा, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये कहा हुआ है कि टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है वो है 3i + 5j पे। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्लेन में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है एक्स वाई प्लेन, क्योंकि आई एक्स है, जे वाई है, तो ये क्या बन रहा है? एक्स वाई प्लेन बन रहा है। अब अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन में घूम रही है, लेट से ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है आपका, ये बॉडी इसमें रोटेट कर रही है, तो ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रही है और इसकी कोई भी अगर एक्सेलरेशन होगी तो वो भी एक्स वाई में होगी। लेकिन अगर मैं इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा तो वो अलोंग द एक्सिस होगी। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन का जो एक्सिस होता है वो होता है हमारे पास जेड एक्सिस। तो यानी कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्स वाई प्लेन में है तो हमें ऐसा आंसर सेलेक्ट करना है जो कि जेड एक्सिस को शो कर रहा हो।
तो अब 3i x एक्सिस को शो कर रहा है, 5j y एक्सिस को, और 5k जो है वो z एक्सिस को शो कर रहा है, तो ये 5k हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकेंड इन पॉजिटिव z एक्सिस। इफ इट स्टार्ट्स टू स्लो डाउन व्हाट विल बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात ये है कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो वो हमेशा ऑलवेज राइट हैंड रूल से फाइंड किया जाता है। चाहे बॉडी स्लो हो रही हो, चाहे बॉडी फास्ट हो रही हो, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो अगर पहले उसका डायरेक्शन पॉजिटिव z एक्सिस में था, तो स्लो होने के बाद भी उसका डायरेक्शन पॉजिटिव z एक्सिस में ही होगा। तो अब z एक्सिस के हमारे पास दो ऑप्शन है पॉजिटिव z एक्सिस के, एक 8 और एक 6। अब अगर हम इन दोनों में से डिसाइड करें तो हमें पता चलेगा कि बॉडी इज स्लोइंग डाउन, तो यानी कि 8 तो हो नहीं सकती, तो क्या होगा 6 रेडियन पर सेकेंड इन पॉजिटिव z एक्सिस। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी इज हैविंग एंगुलर वेलोसिटी इन ईस्ट डायरेक्शन, इज स्लोइंग डाउन, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, ये इस कॉन्सेप्ट से आपने करना था कि एंगल बिटवीन आपके पास एंगुलर वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब अगर जो है वो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास ईस्ट में है, तो आपने ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कि यहाँ पर उसके साथ 90 डिग्री बनाए। तो ईस्ट 90 डिग्री नहीं बना सकता, वेस्ट भी नहीं बना सकता, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं बना सकता, लेकिन अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ बना सकता है। तो इसलिए नॉर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इज चेंजिंग, दिस मींस दैट द बॉडी कैन बी मूविंग विद। देखें स्टूडेंट्स, अगर तो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से घूम रही है, यानी कि हर पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तब भी इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज होगी, क्योंकि क्या चेंज हो रहा होगा डायरेक्शन। ये अभी हमने 2 क्वेश्चंस में पहले भी पढ़ा है। और अगर एक बॉडी सर्कल में घूम रही है और उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है और 15 मीटर पर सेकेंड है, तब भी उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज हो रही होगी, और इस बार चेंज मैग्नीट्यूड का भी होगा और डायरेक्शन का भी होगा। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, तो हम ये नहीं बता सकते कि बॉडी यूनिफॉर्म से मूव कर रही है या वेरिएबल से। तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकती है, वेरिएबल वेलोसिटी भी हो सकती है, और यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकती है। तो डी ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल हैज अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस मींस दैट अ मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। तो अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है या कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यहां पे कहा हुआ है कि हैज मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो वो भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है 2 टायर्स आर रोल्ड ऑन अ स्ट्रेट रोड आफ्टर कवरिंग 10 मीटर डिस्टेंस, इट वाज फाउंड दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टायर ए वाज मोर देन टायर बी। अब ये बोला हुआ है कि हमारे पास 2 टायर हैं, एक टायर ए है, दूसरा टायर बी है, ठीक है। दोनों ने डिस्टेंस कितना कवर किया है 10 मीटर, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस दोनों ने सेम कवर किया है, तो डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट हो गया, s इज इक्वल टू आर थीटा होता है। अगर ये कांस्टेंट है तो थीटा और r का क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स बनेगा। अब अगली चीज उन्होंने ये बोली है हमें कि रेडियस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टायर ए वाज, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी का पूछा हुआ है, तो अगर ये है तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो v भी आपके पास कांस्टेंट होगा और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, और ओमेगा और r का भी क्या रिलेशन आएगा, इनवर्स आएगा। अब ये बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टायर ए इज ग्रेटर देन
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टायर बी, और क्योंकि रेडियस का इन्वर्स रिलेशन है तो हम कहेंगे रेडियस ऑफ टायर ए इज लेस देन रेडियस ऑफ टायर बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेस। नेक्स्ट सवाल है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए दो रूल्स यूज होते हैं। एक हमारे पास राइट हैंड रूल यूज होता है, दूसरा हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। अच्छा जी, एक हमारे पास राइट हैंड रूल यूज होता है, दूसरा हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि ये बॉडी सर्कल में घूम रही है और इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, 5 से 10 हो गई, 10 से 15 हो गई, तो जब भी आपके पास ओमेगा इंक्रीज करेगा तो आप राइट हैंड रूल यूज करेंगे। जब आप राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो अल्फा का डायरेक्शन इस तरह से ऊपर आ जाएगा। अब यही केस ले लेते हैं कि बॉडी इसी तरफ घूम रही है लेकिन इसकी स्पीड अब कम हो रही है, यानी कि 15 से 10 मीटर पर सेकंड हो गई है, 10 से 5 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो अब अगर मैं देखूं तो इसका ओमेगा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ओमेगा डिक्रीज करेगा तो मैं लेफ्ट हैंड रूल यूज करूंगा और ओमेगा का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ। लेकिन अगर आप दोनों केसेस में देखें तो ओमेगा का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डायमेंशन। तो अगर मैं बात करूं प्लेन एंगल की स्टूडेंट्स, तो इसका यूनिट जरूर होता है और वो क्या होता है, रेडियन, लेकिन इसके कोई डायमेंशन नहीं होते। एफिशिएंसी का ना ही कोई यूनिट होता है, ना ही कोई डायमेंशन होते हैं, और इसी तरह स्ट्रेन का ना ही कोई यूनिट होता है और ना ही कोई डायमेंशंस होते हैं। तो इसलिए ऑल ऑफ दीज जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू। देखिए स्टूडेंट्स, जब आर्क लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर होती है यानी कि 1 सर्कमफेरेंस, तो एंगल हमारे पास बनता है 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो जब ये हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर हो जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 पाई रेडियन। अब 4 पाई को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.15 विच इज इक्वल टू 12.5 रेडियन, जो कि बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो एक सर्कमफेरेंस में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 2 बार अगर सर्कमफेरेंस में मूव करेंगे तो 4 पाई रेडियन हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन देन टाइम इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, टाइम पीरियड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इज 4 सेकेंड, देन आफ्टर 1 सेकेंड इट हैज कवर्ड अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ। तो स्टूडेंट्स, 1 असल में ये बोला हुआ है कि 4 सेकेंड में वो कवर कर रहा है 2 पाई रेडियन, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, तो 4 को उधर हम जाके डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और एंड में पाई बाई 2 रेडियन हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। देखिए, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल हो सकते हैं जब फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो और टाइम पीरियड 1 हर्ट्ज हो, वरना अगर आप फ्रीक्वेंसी को थोड़ा भी ज्यादा करेंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स करूंगा तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, और टाइम को 2 टाइम्स करूंगा तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी। तो अगर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इक्वल है, इट मींस कि फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है और टाइम पीरियड भी 1 हर्ट्ज है। अब 1 टाइम पीरियड अगर 1 सेकेंड है तो इसका यह मतलब है कि 1 सेकेंड में 2 पाई रेडियन कवर हो रहे हैं। तो यहां पे पूछा है कि 2 सेकेंड में कितने होंगे, तो 2 सेकेंड में स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 पाई रेडियन यानी कि 4 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होगी, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस बट डिफरेंट यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ये अब एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है और ये 2 पाई एफ के इक्वल होती है। इसका स्टूडेंट्स अगर मैं यूनिट निकालूं ना तो बनता है रेडियन पर सेकेंड,
और इसके अगर मैं डायमेंशंस देखूं तो बनते हैं t-1, क्योंकि रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट इक्वल होता है हर्ट्ज के, और फ्रीक्वेंसी की भी अगर मैं डायमेंशन देखूं तो वो इक्वल होते हैं t-1 के। तो इस हिसाब से इन दोनों के अगर हम यूनिट्स को देखें तो वो डिफरेंट है, लेकिन अगर हम इनके डायमेंशंस को देखें तो वो सेम है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट सवाल है कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आप सर्कल ले लें, उसमें कोई भी रैंडम पॉइंट अगर आप ले लें, तो उस रैंडम पॉइंट में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होती है और रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। तो इस हिसाब से इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री बना। तो एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 180 डिग्रीज। नेक्स्ट सवाल है कि इफ एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस लीनियर वेलोसिटी इज। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है, और ये बात आपने याद रखनी है कि एक्स वाई प्लेन का जो एक्सिस होता है वो z होता है, वाई जेड प्लेन का जो एक्सिस होता है वो आपके पास x होता है, और एक्स जेड प्लेन का जो एक्सिस होता है आपके पास वो y होता है। अब यहां पे हमें कहा हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी x एक्सिस में, यानी कि इस एक्सिस में है, तो इसका प्लेन क्या होगा, वाई जेड प्लेन होगा, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि 2 आरपीएम इन रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने आरपीएम को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे 2π/60 से, और जब भी आपको रेडियन पर सेकेंड को आरपीएम में कन्वर्ट करना होगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 60/2π से। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें कहा हुआ है कि 2 आरपीएम को कन्वर्ट करना है, तो सिंपली मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2π/60 से, ये हो जाएगा मेरे पास 30, ये कट के हो जाएगा 15। तो ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास π/15 या 2π/30, दोनों एक ही बात है। तो 2π/30 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। इट कैन नॉट हैव यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये बात गलत है, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है। इट कैन नॉट हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये बात गलत है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, इस वजह से कभी भी वेलोसिटी इन अ सर्कल यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, तो ये बात गलत हो गई। इट कैन हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये डी ऑप्शन भी जो है ये वही सेम रिपीट हुआ है, तो ये भी जो है नहीं हो सकता, क्योंकि इट कैन नॉट हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट कैन नॉट हैव यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा गलत रीड कर लिया। हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो इट कैन नॉट हैव यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है सर्कल में, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। इट कैन नॉट हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा होता है, और इस वजह से वेलोसिटी कैन नॉट बी यूनिफॉर्म, तो ये वाली बात ठीक है। इट कैन नॉट हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये बात गलत है, एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकती है, और उसके रिजल्ट में ओमेगा जो है वो यूनिफॉर्मली वेरिएबल होता है। और इट कैन हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये बात जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास ओमेगा इंक्रीज कर रहा होगा, तो अगर बॉडी इस तरह घूम रही है तो आप ओमेगा का डायरेक्शन भी राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे और अल्फा का भी राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। लेकिन अगर कभी ओमेगा आपके पास डिक्रीज कर रहा हुआ तो आप ओमेगा का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे और अल्फा का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है और एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है। डिपेंड बस ये करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है
या डिक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इट कैन आइदर बी 0 और 180। नेक्स्ट है जी, क्या सीलिंग फैन इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स नन ऑफ दीज। और रीज़न क्या है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी 500 रेवोल्यूशन पर मिनट पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अल्फा आपके पास होगा ही नहीं, तो अल्फा आपके पास 0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि अल्फा इज नोवेयर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, तो इसका आंसर है स्टूडेंट रेडियन। अगर आपको सिर्फ पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, तो वो फिर ये भी हो जाता, ये भी हो जाता और ये भी हो जाता। कुछ कन्वर्जन्स हैं जो मैं आपको यहां पे पढ़ाना चाहता हूं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है स्टूडेंट्स के एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं और एक रेडियन में 1/2 पाई रेवोल्यूशन होते हैं। इसी तरह एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज होते हैं और एक डिग्री में 0.016 रेडियन होते हैं। तो ये भी आपको कुछ पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट्स की कन्वर्जन क्या है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो ये है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो अभी ही मैंने आपको पढ़ा दिया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री या 1/2 पाई रेवोल्यूशन या 57.3 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि हमारे पास 2 पेंडुलम है, एक हमारे पास 1 kg स्टील बॉल है और दूसरा हमारे पास 1 kg प्लास्टिक बॉल है और ये सेम स्ट्रिंग से लगे हुए हैं। तो इनके बारे टाइम पीरियड के बारे में क्या किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं 1 kg स्टील बॉल का पेंडुलम बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि ये 1 kg स्टील बॉल है। लेकिन अगर मैं इसी तरह 1 kg प्लास्टिक बॉल बनाऊंगा तो स्टूडेंट्स 1 kg प्लास्टिक का साइज 1 kg स्टील से बड़ा होगा। तो ये हमारे पास 1 kg प्लास्टिक की बॉल बनेगी। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर देखूं तो इसकी लेंथ अगर मैं काउंट करूं तो वो यहां से लेकर ये सेंटर है इसका, तो यहां तक आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ काउंट करूं तो ये इसका सेंटर है, तो लेंथ इसकी यहां से लेकर यहां तक आ जाएगी। तो ऑब्वियस है कि लेंथ ऑफ प्लास्टिक पेंडुलम इज मोर देन लेंथ ऑफ स्टील पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ प्लास्टिक पेंडुलम विल बी मोर देन टाइम पीरियड ऑफ स्टील पेंडुलम, क्योंकि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। तो प्लास्टिक पेंडुलम विल हैव मोर टाइम पीरियड ड्यू टू मोर लेंथ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम इज। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह होता है कि अगर ये फॉर्मूला है मेरे पास x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी, तो इसको यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है x इज इक्वल टू 20 साइन 3.14t। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो x0 की जगह लिखा हुआ है 20 और ओमेगा की जगह लिखा हुआ है 3.14। तो ओमेगा को अगर मैं लिखूं 2 पाई f तो ये हो जाएगा 3.14। ये पाई इस 3.14 से कट जाएगा और फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ जाएगी 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी कि रीस्टोरिंग फोर्स इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स देखिए, सिंपल पेंडुलम इस तरह होता है कि ये सिंपल पेंडुलम है। अब सिंपल पेंडुलम ने इस तरफ वापस जाना है क्योंकि ये इस तरह जाके यूं करके करेगा मूव। अगर इसी लाइन को मैं नीचे लेके जाऊं तो ये हो जाएगा हमारे पास वेट ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये स्टूडेंट्स अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं और इसको यहां से यूं करूं, ठीक है, तो ये आपके पास वेट है, ये आपका एंगल है। एंगल के साथ जो होता है वो W cos थीटा होता है और एंगल के ऑपोजिट जो होता है वो W sin थीटा होता है।
अब अगर स्टूडेंट्स हम इस लाइन को और इस लाइन को साथ साथ देखें तो हमें ये पैरेलल नजर आएंगे, यानी कि जो कंपोनेंट इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है वो कौन सा है, W sin थीटा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट। तो अच्छा, अब यहां पर दो ऑप्शन है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट और नेगेटिव ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपके रिस्टोरिंग फोर्स के साथ हमेशा नेगेटिव लगता है और अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स होती है, लेकिन उसके साथ नेगेटिव नहीं लगता, पॉजिटिव लगता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये अप्लाइड फोर्स है और ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है। और ऊपर क्योंकि हमसे रिस्टोरिंग पूछा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेट। नेक्स्ट सवाल है जी कि इफ एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम डिक्रीजेस एब्रप्टली व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन देन इट इज सेड टू हैव हाई। तो स्टूडेंट्स देखिए, शार्पनेस में क्या होता है, अगर कोई चीज शार्प है तो शार्पनेस का ये मतलब है कि वो वाइब्रेट करेगी, उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा और वो रेस्ट पे आएगी। तो जब आपका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज करे तो आप कहते हैं कि ये चीज़ शार्प है। और डैम्पनेस का क्या मतलब होता है, डैम्पनेस का ये मतलब होता है कि कोई आपकी चीज़ वाइब्रेट करे और एब्रप्टली उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो और वो रेस्ट पे आ जाए तो उसको कहा जाता है कि ये चीज़ डैम्प है। तो यहां पे बोला हुआ है कि एब्रप्टली रेस्ट पे आ रही है तो इसका मतलब है कि इसकी डैम्पनेस ज़्यादा है। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। तो स्टूडेंट्स ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि माइक्रोवेव ओवन एक, रेडियो दो और एमआरआई, ये तीन चीजें आपके पास काम करते हैं रेजोनेंस पे। सोनार की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स तो सेसमोमीटर वैसे वेव्स के फिनोमिना पे काम करता है और सोनार की अगर बात की जाए तो ये अल्ट्रासोनिक जो है साउंड वेव उसके फिनोमिना पे काम करता है। तो इसलिए जो ए ऑप्शन है माइक्रोवेव ओवन वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम कंप्लीट्स 10 वाइब्रेशंस इन 20 सेकंड। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास है 10, टोटल टाइम है 20, तो ये हो जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। तो 1/2 हर्ट्ज इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी कि एक साइनोसाइडल कर्व हमें दिया हुआ है फॉर वेव ए एंड बी टेकिंग इनिशियल पॉइंट एज मीन पोजीशन, यानी कि ये जो है ये हमारे पास मीन पॉइंट है। अब मीन पे हमें यह पता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये बी वाला या वेलोसिटी है, ए वाला ये जीरो हो नहीं सकती, तो ये वाला ऑप्शन भी गया और ये वाला ऑप्शन भी गया क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम से स्टार्ट होती है, जीरो से नहीं स्टार्ट होती, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन है क्योंकि मीन पे एक्सेलरेशन जीरो होती है और दूसरा ऑप्शन भी कह रहा है कि मीन पे एक्सेलरेशन जीरो होती है। और लेकिन अगर हम बी ऑप्शन पे आए तो डिस्प्लेसमेंट फिर मैक्सिमम नहीं होती क्योंकि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगी। तो ये डी ही ऑप्शन बचता है हमारे पास कि ए एक्सेलरेशन है और बी वेलोसिटी है, क्योंकि देखें ए मीन पे जीरो है और बी मीन पे मैक्सिमम है। और ऐसा ही होता है कि मीन पे एक्सेलरेशन जीरो होती है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो यही बात ये ग्राफ भी सिग्निफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट फेज आप लोग याद कर लें कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फेज 180 डिग्री होता है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री होता है और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में भी 90 डिग्री होता है। ये मैं बात कर रहा हूं एसएचएम की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो 180 डिग्री या 180 को मैं सिंपली पाई लिख सकता हूं, तो डी ऑप्शन पाई इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है कि इफ लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ इज एल, इट्स लेंथ ऑन द मून मस्ट बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का सवाल आता है कि मून पे सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है। तो अर्थ की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो अर्थ पे सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है और उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर होती है।
अगर हम मून की बात करें तो मून पे भी टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, अदरवाइज हम उसको सेकंड पेंडुलम नहीं कह सकेंगे। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πL/g, और मून पे जाके g हो जाता है g/6। अब हमने g कम किया है लेकिन हम टाइम को चेंज नहीं करना चाहते, तो l को भी हम क्या कर देंगे, l/6 कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि g क्योंकि g/6 हुआ है तो टाइम कांस्टेंट रखने के लिए हम लेंथ को भी l/6 कर देंगे। नेक्स्ट है जी, इफ सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू अ हाई माउंटेन इट्स टाइम पीरियड विल। देखिए स्टूडेंट, जब आप हाइट पे जाएंगे या जब आप डेप्थ पे जाएंगे, इन दोनों केसेस में जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। टाइम पीरियड और जी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है, तो जी जब भी डिक्रीज करेगा टाइम पीरियड आपके पास इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल है कि एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन एंड कंप्लीट्स हाफ वाइब्रेशन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एसएचओएस। तो एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, मीन पे गया, और फिर अगले एक्सट्रीम पे गया, तो ये हाफ वाइब्रेशन हो गई। और इसमें अगर आप देखें तो ये एक एम्पलीट्यूड और एक ये दो एम्पलीट्यूड, तो इसने कितने कवर किए, दो एम्पलीट्यूड्स। नेक्स्ट सवाल है कि ड्यूरिंग वन कंप्लीट वाइब्रेशन एक्सेलरेशन चेंजेस इट्स डायरेक्शन डैश टाइम्स। तो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन हमें पता है कि ऑलवेज डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो अगर मैं एक्सट्रीम से वाइब्रेशन स्टार्ट करूं तो ये एक्सेलरेशन इधर होगी, फिर एक्सेलरेशन इधर होगी, फिर एक्सेलरेशन इधर होगी, और फाइनली जब बॉडी यहां पर पहुंचेगी तो एक्सेलरेशन इधर होगी। यानी कि अगर आप देखें तो यहां पर वन टाइम डायरेक्शन चेंज हुआ और यहां पर एक और टाइम हुआ, तो टोटल कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो दो बार। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यूनिट ऑफ हुक्स लॉ कांस्टेंट इज, तो स्टूडेंट्स हुक्स लॉ हमारे पास कहता है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और यहां पर मैं लगाता हूं कांस्टेंट, इसको कहते हैं हुक्स लॉ कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, और एफ का यूनिट होता है न्यूटन, एक्स होता है मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। और एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि इट इज सिमिलर टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के भी यही सेम यूनिट होते हैं, एफ बाय एक्स या न्यूटन बाय मीटर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा संडे टेस्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट संडे टेस्ट के साथ अगली एक्सप्लेनेशन करेंगे।